नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। वो है बैंक में रखे हमारे पैसे की सुरक्षा। हम सब यही सोचते हैं कि अगर पैसा बैंक में है तो मतलब सब ठीक है, सब सेफ है। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? आइए इस हकीकत को जरा और गहराई से समझते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये तो पक्का है कि हमारा पैसा बैंक में चोरी होने से या खो जाने से सुरक्षित है, लेकिन क्या उसकी खरीदने की जो ताकत है, मतलब उसकी जो असली वैल्यू है, वो समय के साथ सुरक्षित रहती है? इसी सवाल की तह तक आज हम जाएंगे। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, किसी ने दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे करके पूरे 10 सालों में अपने बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किए। कैसा महसूस होता है? एक सुकून का एहसास होता है ना, कि चलो पैसा बैंक में है, बिल्कुल सेफ, कोई टेंशन नहीं, जीरो रिस्क। फिर 10 साल बीत जाते हैं और उस पैसे की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए घर बनाने के लिए या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए। और तभी एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आती है कि जिन 5 लाख रुपयों को इतना सेफ मानकर चल रहे थे, उनकी खरीदने की ताकत तो अब वैसी रही ही नहीं जैसी 10 साल पहले थी। मतलब पैसा तो सेफ था, पर उसकी वैल्यू, उसकी कीमत घट चुकी थी। तो भाई ऐसा होता क्यों है? इसे समझने के लिए हमें ना दो अलग अलग तरह की सेफ्टी को देखना होगा। पहली है कैपिटल की सेफ्टी, यानी हमारा जो मूल पैसा है वो सुरक्षित है, और दूसरी है परचेजिंग पावर की सेफ्टी, यानी उस पैसे से खरीदने की जो असली ताकत है वो कितनी सुरक्षित है। अच्छा, तो पहले ये देखते हैं कि हम बैंकों पर इतना भरोसा आखिर करते क्यों हैं। और देखिए, ये भरोसा करना गलत भी नहीं है। बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के तहत चलते हैं। DICGC के तहत हर बैंक में 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योर्ड होता है, और जाहिर है घर पर कैश रखने से तो कहीं ज्यादा सेफ है। अब जरा इस स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। असली खेल यहीं पर छिपा है। सेफ्टी दो तरह की होती है। पहली, पूंजी सुरक्षा, जिसका सीधा सा मतलब है कि जो पैसा जमा किया वो वापस मिलेगा या नहीं। और दूसरी, क्रय शक्ति सुरक्षा, यानी आने वाले समय में उस पैसे से कितना सामान खरीदा जा सकेगा। ज्यादातर लोग सिर्फ पहली वाली सेफ्टी पर ही फोकस करते हैं और दूसरी वाली को तो पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। चलिए, अब सिर्फ थियरी में बात नहीं करते हैं, इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि ये बात बिल्कुल साफ हो जाए कि ये रियल रिटर्न आखिर है क्या और ये हमारी सेविंग्स पर असर कैसे डालता है। तो मिलिए राजेश जी से। उनकी सैलरी है 40,000 रुपये महीना। वो हर महीने 5,000 रुपये अपने सेविंग्स अकाउंट में डालते हैं। बैंक उन्हें साल का 3.5%, 3.5% का ब्याज देता है। और मान लीजिए देश में औसत महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन 6% चल रही है। अब यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो पूरी कहानी खोल कर रख देता है। हमारा रियल रिटर्न या वास्तविक रिटर्न निकालने के लिए बस बैंक से मिलने वाली ब्याज दर में से महंगाई दर को घटाना होता है। अब इस चार्ट को देखिए, ये एकदम क्लियर दिखा रहा है कि हो क्या रहा है। राजेश जी को 3.5% का ब्याज तो मिला, लेकिन 6% की महंगाई ने उनके पैसे की वैल्यू को उससे ज्यादा कम कर दिया। तो असल में उनका रिटर्न क्या हुआ? -2.5%। ये फायदा नहीं, बल्कि असल में एक घाटा है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? बहुत सीधा और सरल। बैंक में रखे पैसे का नंबर तो बढ़ता हुआ दिखता है, पासबुक की एंट्री देखकर अच्छा भी लगता है, लेकिन असलियत में उसकी खरीदने की ताकत, उसकी वैल्यू लगातार कम हो रही होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये गणित इतना सीधा साधा है, तो फिर ज्यादातर लोग ये गलती करते क्यों हैं? चलिए कुछ आम फाइनेंशियल आदतों या कह लें कि भूलों को समझते हैं। ये लाइन तो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही होगी, या शायद खुद भी बोली होगी। अरे पैसा बैंक में है तो कोई टेंशन नहीं। ये एक बहुत ही आम सोच है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे सेफ्टी बायस कहते हैं। मतलब हम किसी भी तरह के छोटे मोटे रिस्क से इतना ज्यादा बचते हैं कि उसके बदले में अपने पैसे की ग्रोथ यानी उसके बढ़ने की संभावना को भी दांव पर लगा देते हैं। अब आती है दूसरी बड़ी गलती, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के पैसे को एक ही जगह पर मिला देना। देखिए, इमरजेंसी के लिए जो पैसा है वो तो सेविंग्स अकाउंट में होना ही चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन वो पैसा जो 10-20 साल बाद के किसी बड़े गोल के लिए है, उसे भी वहीं रखना, ये समझदारी नहीं है। और तीसरी गलती, हम सब महंगाई को नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक से मिला हुआ ब्याज तो अकाउंट में क्रेडिट होता हुआ साफ साफ दिखता है, पर महंगाई एक ऐसे खामोश चोर की तरह है जो धीरे धीरे बिना बताए हमारे पैसे की कीमत को कम करती रहती है, और वो हमें तुरंत दिखाई नहीं देती। तो ठीक है, अब हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अब हम इस पर बात करेंगे कि हमें बैंक के जो पारंपरिक इस्तेमाल हैं उनसे आगे कैसे सोचना चाहिए। सबसे पहले तो
बैंक की सही भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक सेविंग्स अकाउंट सैलरी क्रेडिट होने के लिए, 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड रखने के लिए और कुछ दिनों या हफ्तों के छोटे-मोटे खर्चों को मैनेज करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ 3 आदतें हैं जो एक स्मार्ट फाइनेंशियल सोच बनाने में मदद कर सकती हैं। पहली, अपने लंबे समय के लक्ष्यों वाले पैसे को इमरजेंसी फंड से बिल्कुल अलग कर दीजिए। दूसरी, लंबे समय के गोल्स के लिए ऐसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें जो महंगाई को मात दे सकें, मतलब उससे ज्यादा रिटर्न दे सकें। और तीसरी, महीने में सिर्फ एक बार, बस एक बार अपने पैसे का रियल रिटर्न कैलकुलेट करके देखें। सिर्फ ये जान लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पहला कदम है। इससे एक बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियली मैच्योर होने का मतलब रिस्क से भागना नहीं होता, बल्कि रिस्क को समझना होता है, क्योंकि एक समझकर लिया गया फैसला हमेशा एक बिना सोचे समझे लिए गए फैसले से बेहतर होता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचें, समझें और फिर फैसला करें। लोग पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या उनका पैसा भी उनके लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है?